चलो आज के इस क्लास में हम लोग आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं और स्पेशली एसएससीएल के लिए तो कुछ जो है हम लोग एमसीक्यूज करेंगे आपसे। और आगे आने वाले क्लासेस में भी जो है यही चलेगा, अभी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसको हम कवर करेंगे। और आगे आने वाले क्लास में भी इंडियन हिस्ट्री के एक दो क्लास और होगा, देन उसके बाद में अलग अलग सेक्शन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। आवाज़ कम आ रहा है क्या? अरे यार ये क्या है? माइक वगैरह तो सब ठीक है यार, ये क्या है? अभी भी एकदम कम आ रही है आवाज़। ये कुछ नया प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है? आ रही है अभी? ठीक है, आवाज़ सबको इनफ है? ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या यार, अचानक लो है बोल रहे हो, फिर ठीक है, अभी तो ठीक ठाक, पता नहीं कैसे कम हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है ठीक है। माइक मेरे पास ही है दोस्त, माइक के पास से ही बोल रहा हूँ मैं। चलो यार, लग रहा है माइक में कुछ दिक्कत आ गया, लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो मैनेज कर लोगे, चलेगा इतना आवाज़? ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है।
विच रूलर इज क्रेडिटेड द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। तो देखो जैन जो धर्म है वो कर्नाटक के क्षेत्र में उसको प्रसार करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, कौन से शासक है जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि जैन धर्म को कर्नाटक में स्पेशली साउथ के क्षेत्र में जो है उसको स्प्रेड करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो इसमें जो है हमारे पास चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोका और अजातशत्रु। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी के राजा थे और अपने लाइफ के आखिरी दौर में जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था और फाइनली उन्होंने संलेखना करके जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू अपना उन्होंने जान दिया था समझो। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके आंसर है जिन्होंने जैन बोलना चाहिए कि जैन जो वो है जैनिज्म है उसको उन्होंने कर्नाटका क्षेत्र में स्प्रेड किया था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटड़ा। जो सुरकोटड़ा जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बहुत प्राचीन समय के जो जितने भी एविडेंसेस हैं वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पे है? तो देखो मैंने इसके लिए जो है एक क्लास लिया था जिसमें मैंने अलग अलग जितने भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड जितने भी हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो सनमुदो या लोथल ये सब के बारे में मैंने एक लिस्ट आउट किया था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री वाला क्लास देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है मतलब जिसको कोटड़ा कहा जाता है ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा और गुजरात। तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज याद रखना है कि ये जो सुखकोटड़ा है ये 1964 में जो है इसको एक जगपति जोशी ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनकी अगुवाई में जो है यहाँ पर खुदाई का काम हुआ था और इसमें जो है अलग अलग चीजें जो है उस टाइम में मिला था जिसमें स्पेशली जो घोड़े की हड्डी है वो प्राप्त हुआ था यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये जो सुर कोटड़ा है यहाँ पर स्पेशली बर्तन में शवों को दफनाया जाता है, जाया जाता था, जिसके बारे में यहाँ पे साक्ष्य मिला है, एविडेंस है। जगपति जोशी कौन है? सुरकोटड़ा के वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सुरकोटड़ा में खुदाई की थी। कब किया था? 1964 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऋग वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। जो रावी नदी है उसका ऋग्वेद में क्या नाम था? ऋग्वेद में उस टाइम में क्या नाम से मेंशन किया गया था? ठीक है। तो रावी नाम तो बहुत फेमस है लेकिन जो रावी का एक्चुअल में नेम था वो क्या क्या था? इसके पास चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है विताशा, अश्विनी और सुतुत्री और परुष्णी। तो आपको पता होगा इसमें मैंने उस टाइम में भी बताया था जब हम गुरु वैदिक काल के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तब। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसको जो है परुष्णी कहा जाता था, जैसे कि ये जो विताशा है इसको झेलम नदी को जो है विताशा कहा जाता था। जो सप्त स्टैंडर्ड थ्योरी जो चलता है, सात नदियों का समूह जिसमें सरस्वती नदी उसके पांच सहायक नदी इस टाइप से जो है सिंधु नदी के चारों तरफ जो है सिंधु सरस्वती और उसके पांच सहायक नदी ये सब मिला करके सप्त सिद्धांत चलता था। ठीक है। सात नदियों का समूह जिसके आसपास में लोग निवास करते थे। ठीक है। और सिंधु नदी के घाटी के आसपास में होने की वजह से जो है उस टाइम में हिंदुस्तान कहा गया भारत को। तो जैसे कि ये जो अश्विनी नदी है ये चेनाब नदी को कहा जाता था, चेनाब नदी। और जो सतलज नदी था, सतलज, उसको शुतुद्री कहा जाता था और इसको जो है रावी नदी को परुष्णी कहा जाता है।
चलो एक बार और मैं चेक करता हूँ वॉइस को, एक बार बताना, ठीक है? चलो अभी बताओ एक बार। आवाज आ रही है ठीक से? अभी मैंने माइक निकाल दिया है, ये सीधा लैपटॉप से आवाज आ रही होगी आपके पास। अब ठीक है? उल्टा लगता है माइक की ही दिक्कत है यार। चलो ठीक है ना। चलो बाद में उसको मैं सेटअप कर लूंगा, कोई दिक्कत रहा होगा। चलो ये अजीब है यार, माइक इतना कोई मतलब का नहीं निकला। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर देखो, इनाम गांव भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसके बारे में शायद मैंने आप लोग को नहीं बताया होगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट था नहीं जिस जिस हिसाब से हम लोग उस टाइम में पढ़ाई कर रहे थे। रिसेंटली मैंने देखा है जब अलग अलग एग्जाम में, हमारे टेक्निकल एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ दे रहे हैं। तो कहीं से भी का मतलब यह है कि कई मैंने क्वेश्चन देखा है जो यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के एग्जाम में कहीं पर पूछा गया था, उसको आपके एग्जाम में डाल दिया गया है ना। कई मतलब मानिक सरदार वगैरह के एग्जाम में मैंने ये चीज देखा है। तो उसका रीजन ये है कि जो पूछने वाला है उसको लेना देना नहीं है, वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको डाल दे रहा है। तो ऐसे भी हो रहा है। इसलिए हम कुछ फेमस क्वेश्चन जो रिसेंटली कई एग्जाम्स वगैरह पूछे हुए हैं, उन चीजों को भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो इसके पास हमारे पास चार ऑप्शन है: कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और ये वही जो हड़प्पन आर्कियन टाइम का जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि वेस्टर्न भारत में पड़ता है, आप लोग को पता ही होगा। और महाराष्ट्र में एक फेमस जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। गुजरात में नहीं है रोहित, ये महाराष्ट्र में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड। देखो, यहाँ पर दो सेक्ट बने थे किसके, जैनिज्म में। बाद में जब जैन धर्म का जब फैलाव हुआ तो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था, हालांकि तीन थे। और कई जगह इसके और भी अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन मेनली जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बने थे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास में। अ, कल्काचार्य, स्थूलभद्र, भद्रबाहु और देवर्धि शर्मन। ये चार लोग जिनमें से एक आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, मैंने इसको बड़े डिटेल में पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में, हिस्ट्री वाले सेक्शन में, कि जो स्थूलभद्र है ये जो है श्वेतांबर जो सेक्ट है या श्वेतांबर जो पंथ है उसके ये फाउंडर थे। और जो भद्रबाहु है ये जो दिगंबर जो सेक्ट बना या ब्रांच बना उसके फाउंडर थे भद्रबाहु। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो जो बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि न्यूडिटी होना चाहिए या वस्त्रों का भी त्याग करना चाहिए। तो ये भद्रबाहु ने दिगंबर जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी, और श्वेतांबर स्थूलभद्र। ठीक है। तो श्वेत स्थूल करके याद रख सकते हो, और दिग्भद्र करके भी इसको याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। दोनों नाम ना लगभग लगभग एक टाइप का आता है, स्थूलभद्र, भद्रबाहु। तो श्वेत स्थूल करके याद रखोगे तो शायद आप दूसरे नाम को ऐसे ही याद रख सकते हो, श्वेत स्थूल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इज लोकेटेड। यहाँ पर चार ऑप्शन है:
विक्रमशिला, वाराणसी, सारनाथ और तक्षशिला। तो यहाँ पर जो एक तरह से बोलना चाहिए बुद्धिस्ट लोग का या बौद्ध धर्म का एक लर्निंग सेंटर था या शिक्षा का केंद्र, ज्ञान केंद्र माना जाता है। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ए विक्रमशिला। ठीक है। तो उस टाइम में देखो अलग अलग जगह थे, जैसे कि नालंदा करके एक जगह है, ठीक है, वो भी एक लर्निंग सेंटर माना जाता है बुद्धिस्ट का। इसके अलावा जो है विक्रमशिला तो है ही, वल्लभी करके एक जगह है, वल्लभी। ये भी एक लर्निंग सेंटर है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, नालंदा से भी और वल्लभी से भी। तो याद रखना है ये 3 एजुकेशन सेंटर या लर्निंग सेंटर आप याद रखना, विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए लर्निंग सेंटर बनते थे, जिसमें सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग, स्पेशली चाइना और वियतनाम, इस तरह के जो आसपास के जो एशियन कंट्रीज थे, वहां के भी लोग यहाँ पे आकर के सीखते थे, यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करते थे, शिक्षा उनको दी जाती थी। सारनाथ यार वो जगह है जहां पर जो पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्धा ने, वो जगह है। तो वो धम्म चक्र परिवर्तन वाला जो क्षेत्र है उसके उसके लिए वो माना जाता है सारनाथ। ठीक है। स्पेशली लर्निंग सेंटर में ये नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला को माना जाता है। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। हमारे पास 4 अलग अलग जो है ये दिया हुआ है, और उसमें से जो अनकरेक्टली मैच्ड है उसको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर पहला है सामवेदा, नॉलेज ऑफ साइंस। इसके बाद में है ऋग वेदा, नॉलेज ऑफ द हाइम्स ऑफ प्रेज। और थर्ड है अथर्व वेदा, जो कि नॉलेज ऑफ द मैजिकल फॉर्मूलाज या मैजिक फॉर्मूलाज के बारे में बोल रहा है। यजुर्वेदा, नॉलेज ऑफ द सेक्रिफाइसल फॉर्मूलाज। तो देखो इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात किया था जब हिस्ट्री वाले सेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे, अलग अलग वेदों के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हमारा आंसर है साम वेदा, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, नॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे दिया है नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है। तो इसका एक बार जाके रिमाइंड भी कर सकते हो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ठीक है, उस क्लास में इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता में एक ऐसा भी जगह था जिसको जो है उस टाइम में पोर्ट सिटी या बंदरगाह कहा जाता था, जो उसी के लिए यूज होता था। दूसरे जो सभ्यता के लोग हैं उनके साथ में ट्रेड होता था उस पोर्ट के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल और धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोथल। तो लोथल में क्या होता था उस टाइम में, अलग अलग पोर्ट्स माने जाते थे, कई पोर्ट्स थे वहां पे, इसलिए उसको पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, लोथल को। ठीक है। अच्छा, लोथल जो है ये गुजरात में है ना, वर्तमान में अगर पूछे तो गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट रिटन बाय बाणभट्ट। तो यहाँ पर एक एंशियंट टेक्स्ट की बात हो रही है, इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर दो, एंशियंट टेक्स्ट। 4 ऑप्शन है, कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूता और गीता गोविंदा। ये 4 जो है हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें से आपको चूज करना है कि बाणभट्ट ने वो कौन सा एंशियंट टेक्स्ट जो है लिखा है, प्राचीन जो ग्रंथ है किसकी रचना की है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, चलो विपुल ने बोल दिया, और कोई इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बाणभट्ट। आप लोग के रिसेंटली किसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था यार, मैंने देखा था, जिसमें बाणभट्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था।
चलो, काफी लोगों ने कहा, ठीक है, इसका आंसर है कादम्बरी। जो पहला ऑप्शन है हमारा ए, वही इसका करेक्ट आंसर है। देखो, कादम्बरी जो है एक रोमांटिक नोवेल है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। कई बार ये भी पूछ देता है कि कौन से लैंग्वेज में है, तो याद रखना है ये एक रोमांटिक नोवेल था जो कि संस्कृत लैंग्वेज में जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखा? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड है। बाण भट्ट ने जो है इसकी रचना की थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो बाण भट्ट ने इसका जो फर्स्ट हाफ है उसी को लिखा था। हालांकि ये बहुत कम जगह पूछता है इस चीज को, क्योंकि फर्स्ट हाफ बोलने का मतलब ये है कि लगभग लगभग इसका जो 3/4 हिस्सा है वो बाण भट्ट लिख चुके थे, और उसी बीच में उनका डेथ हो गया। तो बाद में जो उनके बेटे थे भूषण भट्ट, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी वेदांग्स या वेदांगास आर देयर इन टोटल। वेदांग जो होते हैं वो वेदों के अंग होते हैं एक तरह से। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वेदों के कितने अंग होते हैं, तो ये चीज याद रखना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 10, 6, 5 और 2। ऑप्शन में बी है आपका 6। तो 6 अंग होते हैं जो कि वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर किसी ने वो क्लास देखा होगा तो याद होगा। मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो 6 अंग है वेदांगों के, या वेदांग जिसके नंबर जो 6 है, इसमें से एक को बोला जाता है शिक्षा, एक को बोला जाता है कल्प, और एक है व्याकरण, एक को बोला जाता है छंद, एक है ज्योतिष, और लास्ट है निरुक्त। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अलग अलग वेदों को समझने के लिए, देखो वेद क्या है, एक बहुत ही वाइड टेक्स्ट है जिसके बारे में हर इंसान समझ नहीं सकता। तो बाद में ये रियलाइज किया गया है कि वेदों को समझना है तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए वेदांग की रचना की गई, जो वेदों को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें से जिसको हम वेदांग कहते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 जो है आपके वेदांग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अमाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। अमाउंट ऑफ द नॉलेज बोलना चाहिए। ठीक है, कश्मीर के राजाओं के बारे में एक डिटेल अमाउंट में नॉलेज या जो है हमें इंफॉर्मेशन जो देता है, वो कौन सा टेक्स्ट है? 4 ऑप्शन है, राज तरंगिणी, दीपवामसा, दीपवामसा, विनय पत्रिका, या विनय पिटिका जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, जो बुद्धिस्ट वो है, और कथा सरित सागर। हमारे पास ऑप्शन 4 है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, किसने सुना है इसके बारे में? आई थिंक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली किसी एग्जाम में देखा हुआ है। ध्यान तो नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोग के एग्जाम थे या किसी और एग्जाम में मैंने देखा हुआ था ये। चलो, दिन बंधु महतो, और कोई?
चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी बेसिकली एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। इसको भी संस्कृत में ही लिखा गया है, और ये राजतरंगिणी जो लिखा गया है उसके राइटर, उनका नाम था कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ जो है इनके राइटर थे, इसके राइटर थे किसके, राजतरंगिणी के। तो बेसिकली जो ये राजतरंगिणी है, ये राजाओं के बारे में जानकारी देता है, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसके बारे में। और नॉर्थ वेस्टर्न में स्पेशली कश्मीर के जितने राजा थे उनके बारे में जानकारी इसमें दिया गया है या है। ठीक है, ये आई थिंक 12th सेंचुरी के आसपास इसको लिखा गया था। ठीक है, तो क्या पता चलता है यहां से, कश्मीरों के राजाओं के बारे में जो नॉलेज देता है उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, राजाओं के नॉलेज राजतरंगिणी किसने लिखा, कल्हड़ ने लिखा, या जिसको हम कल्हड़ा कहते हैं इंग्लिश में जब लिखना हो तो। ठीक है, कल्हड़ा। Okay, the minting of silver coins was first started in reign of which of the following Gupta kings? कौन से वो राजा है गुप्ता डायनेस्टी का जिसके टाइम में जो है सिल्वर कॉइन्स जो है स्टार्ट किया गया था पहली बार। मतलब कि देखो, सिक्कों का जो इतिहास रहा है वो बहुत पुराना इतिहास रहा है, और बोलना चाहिए कि अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप के जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, वो चलाया गया था। लेकिन जो सिल्वर कॉइन्स है वो जब गुप्ता डायनेस्टी आया, गुप्ता काल आया, उस टाइम में स्पेशली जो है सिल्वर कॉइन्स चलने लगे। उसके पहले जो है सिंपल जो तांबे के जो कॉइन्स होते थे वो ज्यादा चलते थे। हालांकि इसके पहले भी जो है गोल्ड कॉइन्स चलते आ रहे थे, लेकिन सिल्वर कॉइन्स जो है पहली बार किसने चलाया, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड है चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड ऑप्शन है कुमारगुप्त फर्स्ट, और लास्ट ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो विक्रमादित्य ने जो है पहली बार सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। तो देखो इसमें कई तरह का बात शुरू होता है। एक तो ये कई बार क्वेश्चन को सिंपली पूछ देता है गुप्ता डायनेस्टी में किसने शुरू किया, ऐसे करके भी पूछ देता है, और कई बार ओवरऑल भी पूछ देता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो ओवरऑल ही दिख रहा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि गुप्ता डायनेस्टी में वो पहले कौन से राजा थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन या चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आंसर सेम ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो एक और सिक्का चलाया उसका नाम था दिनार, ये गोल्ड कॉइन था। इस नाम से भी उसने गोल्ड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। हालांकि गोल्ड कॉइन उसके पहले भी बहुत सारे राजाओं ने किए थे, और जिसमें गोल्ड कॉइन के बारे में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम गोल्ड कॉइन गुप्ता पीरियड में ही शुरू हुआ था, गुप्ता पीरियड में ही चला था। ठीक है, गोल्ड कॉइन के बारे में मैक्सिमम जो बात आती है वो गुप्ता पीरियड में। और अगर आपसे पूछे कि प्यूरेस्ट गोल्ड का जो है किसके टाइम में जो है शुद्ध सोने के, सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोने के कॉइन्स किसके टाइम में चलता था, तो वो कुषाण टाइम में, कुषाण डायनेस्टी के टाइम में जो है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड को जो है यूज किया जाता था कॉइन्स के लिए। ठीक है, और रही बात फर्स्ट की, पहली बार जो है गोल्ड कॉइन किसके द्वारा चलाया गया, तो इसमें दो तरह के ऑप्शन दिया जाता है। एक तो बोला जाता है इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, इन लोगों ने शुरू किया था, और दूसरा ऑप्शन कुषाण डायनेस्टी के बारे में ही है। कनिष्क के पहले, कनिष्क नाम के एक राजा थे कुषाण डायनेस्टी के, उसके पहले उनके फादर के द्वारा जो है शुरू किया गया था।
इसमें दो तरह के ऑप्शन है। अगर आपके पास पूछे कभी भी क्वेश्चन कि पहली बार गोल्ड कॉइन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास ऑप्शन में इंडो ग्रीक रूलर्स की बात आती है तो आपका जो है आंसर जो है इसमें हो जाएगा इंडो ग्रीक रूलर। स्पेशली जो है एंटियोकस करके एक राजा थे, उन्होंने जो है शुरू किया था बोला जाता है इसमें। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास ऑप्शन में इंडो ग्रीक रूलर, तो आंसर हो जाएगा आपका कुषाण डायनेस्टी के जो राजा थे वो लोग शुरू किए थे, जिसमें कैडाफिसेस करके एक राजा थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। ये जो कनिष्क के फादर थे ये। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गया होगा, चांदी के सिक्के किसने स्टार्ट किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी चंद्र, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, लेकिन द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी याद रख सकते हो। उसने दिनार नाम के गोल्ड कॉइन भी शुरू किया था। अब गोल्ड कॉइन पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? एंटियोकस ने, जो कि इंडो ग्रीक रूलर था। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि देखो एंटियोकस ने बहुत कम मात्रा में जो है गोल्ड कॉइन निकाले थे, इसलिए कई बार जो है उनका नाम नहीं आता। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन की बात करें तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन्स चलाए गए थे, जिसमें जो कनिष्क के फादर थे कैडाफिसेस, उन्होंने जो है स्टार्ट किया था। अगर सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम जो गोल्ड कॉइन की बात करें तो कनिष्क राजा, जो कुषाण डायनेस्टी के राजा थे, उससे भी ज्यादा गुप्ता पीरियड में बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स का चलन हुआ था। और प्योरेस्ट फॉर्म में तो कनिष्क के ही जो कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क जो राजा थे उनका ही नाम आता है। चलो, आई होप समझ में आ गए होंगे। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर। त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। चार ऑप्शन है आपके पास, बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स, नन ऑफ द एबव। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया हुआ था। जो लोग उस टाइम में मेरे क्लास में रहे होंगे उनको पता होगा, हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत डिटेल में बात किया हुआ था। तो बताइए कि, खैर यार आंसर तो आप लोग को पता चली गया है ना। त्रिपिटक किसके सेक्रेड बुक है, किस बोलना चाहिए सेक्ट का या किस रिलीजन का जो है पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। चलो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिस्ट। गौतम बुद्ध ने जो जितने भी उन्होंने बातें कही थी ज्ञान की, उसको बाद में जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने तीन अलग अलग सेक्शन में बांटा था, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था उस टाइम में इसके तीन भाग हैं जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें से एक है विनय पिटक, दूसरे का नाम है सुत्त पिटक, और तीसरे का नाम है अभिधम्म। ठीक है, इन तीनों को मिला करके नाम दिया गया त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट दशावतारा चरितम। तो दशावतारम या दशावतारा चरितम किसके द्वारा लिखा गया है, कौन उसके ऑथर हैं, कौन उसके राइटर हैं? पहला ऑप्शन है बाण भट्ट, दूसरा है बिल्हान, और तीसरा है क्षेमेंद्र, और डी जो ऑप्शन है वो है गुणाध्या। ऑप्शन है यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने लिखा है दशावतारा चरितम। ये जो दशावतारा चरितम है, ये संस्कृत में लिखा गया है इसको भी।
और इसके जो पोएट है उनका नाम है क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र कश्मीर को बिलोंग करते हैं और कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने जो है 11वीं सेंचुरी में इसको लिखा हुआ है, 11th सेंचुरी में जो है इसको लिखा था। अब देखो ये सिंपल सी बात है कि जो भगवान विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार थे उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की गई थी। उनके जो 10 इनकारनेशन, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं इनकारनेशन, 10 अवतारों के बारे में, उसके बारे में मेंशन किया गया है इस बुक में, दशावतारा चरितम में। हु बिल्ट द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया? बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन है हमारे पास 4, अशोका, हर्षवर्धना, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। कौन रहता है बिहार उत्तर प्रदेश से कोई है, उनको जरूर पता होगा इसके बारे में। बताओ, महाबोधि टेम्पल जो बोध गया है वहां पे किसने बनवाया था इसको? चलो ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका अशोका। अशोका ने बनवाया है इसको, महाबोधि टेम्पल। अब देखो, जो बोध गया में जहां पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया था और फाइनली जो है उनको इनलाइटनमेंट मिला था, उस जगह पे जो है ये महाबोधि टेम्पल बनवाया गया था। और ये बहुत पुरानी बात है, कहने का मतलब ये है कि लगभग 260 बीसी के आसपास में जो है, ईशा पूर्व की बात हो रही है, उस टाइम में अशोका ने जो है इसको बनवाया था, इसका फाउंडेशन रखा था। ठीक है, और इसी जगह पे जो है गौतम बुद्ध को जो है उन्होंने अटेंड किया था, किसको? इनलाइटनमेंट को। उनको क्या बोलना चाहिए, बोधिसत्व तो बोलना चाहिए, या फिर उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज रूल्ड बाई मिहिर भोज? अच्छा, मिहिर भोज के बारे में हम लोगों ने रिसेंटली बात किया था जब हम लोग मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये कौन से डायनेस्टी के हैं? चलो इसको तो आप लोग बता ही सकते हो। पहला है आपके पास प्रतिहारा, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी। ठीक है, तो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे मिहिर भोज? जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था उनको पता होगा, मैंने इसके बारे में बात भी की थी, मिहिर भोज के बारे में। ठीक है, जुगल, शैलेंद्र कुमार और एक चीज और बता रहा हूं, मैंने जब बात किया था तो मैंने एक चीज बताया था मिहिर भोज के बारे में। उनके टाइम में एक अरब के ट्रैवलर थे जिनका नाम था सुलेमान। उन्होंने ट्रैवल किया था उनके कोर्ट में या उनके दरबार में, सुलेमान। इस चीज को भी ध्यान रखना ना, अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मिहिर भोज के या किस राजा के दरबार में सुलेमान आया था, अरब ट्रैवलर आया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो डायनेस्टी था उसमें से प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज बोलना चाहिए कि उस टाइम में एक तरह से बोलना चाहिए विष्णु भगवान के बहुत वो थे, डिवोटी थे भी, और उन्होंने आदि वराह नाम से अपना वो रखा था, अपना टाइटल भी रखा था। ठीक है, खैर
अरब ट्रैवलर जो सुलेमान है वो इसी के दरबार पे आया था। ठीक है। राजा भोज और गंगू तेली वाला, हाँ यार मैं उस टाइम में बात भी कर चुके हैं हम लोग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैड द फाउंडेशंस ऑफ द फोर्ट ऑफ वतापी। जो वतापी का जो फोर्ट है, किला है, उसका फाउंडेशन किसने रखा था? चार ऑप्शन है हमारे पास। जय सिंह, इसके अलावा है राणा रग, राणा रग, पुलकेशिन फर्स्ट, और मंगलेशा, मंगालेशा। तो एक ही नाम जो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, और चलो इसमें ज्यादा बात नहीं करते। बात है पुलकेशिन फर्स्ट का, जिसने जो है वातापी का जो है फोर्ट का फाउंडेशन रखा था। उसका जो बनाने का जो फाउंडेशन होता है वो इसने शुरू किए थे। किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने। ठीक है। वर्तमान में जो ये वातापी है, आप लोगों ने बादामी करके जगह का नाम सुना होगा, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उस एरिया में पड़ता है। ठीक है, चलो बताओ, बादामी कोई सुना है नाम? कौन से स्टेट में है बादामी? कर्नाटका। तो वहां पर जो फोर्ट है, वातापी का फोर्ट, वो बहुत फेमस है। लोग जाते हैं वहां पे अभी भी उस फोर्ट के बारे में विजिट करने के लिए। तो पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है इस चीज का जो है फाउंडेशन रखा था। ठीक है, वातापी राजा थे ये। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच पल्लवा किंग्स अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। वतापी कोंडा से रिलेटेड ये यूपीएससी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको कई बार उठा उठा के इधर उधर के एग्जाम वगैरह में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। वतापी का जो कोर्ट है उसका, वतापी का जो फोर्ट है उसका फाउंडेशन किसने रखा? तो पुलकेशिन फर्स्ट ने रखा। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वतापी का मतलब है आज के डेट में जो कर्नाटक है उस क्षेत्र में पड़ता है। और रही बात ये क्वेश्चन, तो पल्लव एक राजा थे जिन्होंने वतापी कोंडा का टाइटल उन्होंने धारण किया था, टाइटल एज्यूम किया था। पहला है इसका ऑप्शन नंदी वर्मन, दूसरा है महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन और परमेश्वर वर्मन। फर्स्ट फर्स्ट है ये सब। तो इसमें से ध्यान रखना है कौन इसके आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इसने क्या किया था, जो पुलकेशिन द्वितीय नाम थे, पुलकेशिन फर्स्ट ने जिसने फाउंडेशन रखा था, उसके बाद में उसके जो बोलना चाहिए सक्सेसर थे पुलकेशिन सेकंड। अच्छा, एक चीज ये भी बताना चाहिए यार आपको, ये जो पुलकेशिन है या ये जो वातापी का फोर्ट है, तो पुलकेशिन जो है चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। ये चीज को भी ध्यान रखना है ना। तो ये जो नरसिंह वर्मन है, ये इसने जो है पुलकेशिन सेकंड को जो है डिफीट किया था, उसको जो है हराया था, और मार भी दिया था। पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड कौन है? वही चालुक्य डायनेस्टी के सक्सेसर थे पुलकेशिन फर्स्ट के। ठीक है। और बाद में इसने, इसलिए वतापी कोंडा का मतलब है जो वतापी को जीतने वाला है, वतापी के फोर्ट को जीतने वाले को क्या बोला जाता है? वतापी कोंडा कहा जाता है। तो वतापी के राजा कौन थे, उस फोर्ट के मालिक कौन थे? पुलकेशिन सेकंड थे। उसको हराया किसने? नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा करके अपना टाइटल रखा वतापी कोंडा का। ठीक है। अब ये कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये पल्लव डायनेस्टी के थे। और ये कौन से डायनेस्टी के थे? ये चालुक्य राजा थे। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोला किंग्स? जो चोल राजा थे, अब इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, और जो जगह है वो बड़ा फेमस जगह है। इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, तंजौर, कांची, मदुराई और त्रिचिपल्ली। तो साउथ वाले लोग तो इसको पता होगा, और जो साउथ में कभी गए होंगे उनको ही पता होगा ये जो जगह है। और ये है तंजौर। तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है वर्तमान में। सो तंजौर एक कैपिटल था चोला डायनेस्टी के। तो ये बोल सकते हो कि चोल राजा कहाँ ज्यादातर उनका जो वो था रूलिंग एरिया कौन सा था? तमिलनाडु का, और उसके कैपिटल कौन था? तंजौर। ठीक है, हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि तंजौर सिर्फ चोला डायनेस्टी के कैपिटल रहा। बाद में चोला जो राजा थे उसके बाद में यहाँ पर पांड्य जो रूलर्स थे उनका भी इसी को, उन्होंने भी इसी को जो है वो बनाया था, कैपिटल बनाया था। इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा, विजयनगर एम्पायर एम्पायर। तो ये जो एम्पायर है ये भी तंजौर को अपना कैपिटल बना चुका है। और इसके अलावा जो मराठा थे उन लोगों ने भी इस क्षेत्र में जो है अपना रूल किया था। इनफैक्ट ब्रिटिश लोग ने भी तंजौर पे जो है अपना एरिया या रूल किया था उस टाइम में। ठीक है, हाँ यार, वर्तमान में इसका जो स्पेलिंग है ना, पहले तो इस तरह से इसको ज्यादातर हिस्ट्री बुक्स में तंजौर ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन आजकल इसको जो है इसको ऐसा स्पेलिंग बोला जाता है। तंजौर ऐसा बोला जाता है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये माना जाता है कि ये वही तंजौर है जिसके बारे में हिस्ट्री में बुक में निकलता है। ठीक है, विच मैरिज ऑफ वैदिक पीरियड इज नोन एज लव मैरिज? ये सबको पता होगा। कौन सा ऐसा मैरिज का अलग अलग सिस्टम थे उस टाइम में, और उनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको लव मैरिज का दर्जा दिया गया है? तो पहला है यहाँ पे ब्रह्म विवाह, दूसरा है आर्य विवाह, तीसरा है असुर विवाह, और चौथा है गंधर्व विवाह। तो कौन सा ऐसा विवाह है जिसको लव मैरिज का दर्जा दिया जाता है? आंसर क्या है? जल्दी बताओ। इसके बारे में तो सुना होगा यार, कभी न कभी किसी बुक में पढ़ा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा। लव मैरिज के तौर पे जो वैदिक पीरियड में अलग अलग मैरिज सिस्टम था, उसमें बोला जाता है टोटल 8 मैरिज सिस्टम थे ना वैदिक पीरियड में, टोटल 8 मैरिज सिस्टम थे, या कस्टम भी बोल सकते हो इसको। तो मैरिज सिस्टम 8 थे, और उसमें से किसको लव मैरिज बोला जाता है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को बोला जाता है लव मैरिज। ठीक है, तो जैसे इसमें आई थिंक उस क्लास में मैंने इसको बताया हुआ था यार, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक तो ब्रह्म विवाह होता है, और उसके बाद में एक देव विवाह है, एक आर्य विवाह है, और एक जो है आपका ये गंधर्व विवाह है। इसको अच्छे विवाह की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा 4 और विवाह है, जिसमें से एक, अच्छा एक और है ना, ये प्रजापत्य विवाह भी है इसमें। एक है इसमें असुर विवाह, और एक को बोला जाता है राक्षस विवाह, और एक को बोला जाता है पिशाच विवाह, या पिशाच विवाह भी बोला जाता है। तो ये 8 सिस्टम थे अलग अलग मैरिज सिस्टम के, जिसमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, इन सबको अच्छा माना जाता था। हालांकि गंधर्व विवाह को भी ठीक माना जाता था, लेकिन गंधर्व विवाह उस टाइम में लव मैरिज के नाम से ज्यादा फेमस था। तो जिसको जैसे कि प्रेम हो गया, और प्रेम संबंधों पर चाहे घर वालों की रजामंदी हो ना हो, उसको शादी कर लिया जाता है, तो उसको लव मैरिज या गंधर्व विवाह कहा जाता था। ठीक है, हाँ, प्रजापत्य जो विवाह है वो बेसिकली जो है उस टाइम में इकलौता ऐसा विवाह था जिसको समाज में सबसे ज्यादा जो है सोशल मैरिज कहा जाता था।
तो सोशल मैरिज का मतलब है आजकल का जो अरेंज मैरिज है, लगभग वैसा ही आप मान सकते हो। और उस टाइम में जो घर वाले पसंद करते थे योग्य वर वगैरह, उसके हिसाब से जो ये प्रजापत्य विवाह है वो किया जाता था, ठीक है। और जैसे ब्रह्म विवाह है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, इसको हालांकि उसीलिए नाम ही दिया गया है कि समान वर्ण में, हालांकि कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन स्पेशली ब्राह्मणों में जो है विवाह बहुत प्रचलित था, ब्रह्म विवाह बोला जाता था, ठीक है। जो देव विवाह है उसमें बेसिकली जो जो भी घर में यज्ञ करने वाला है वो आया तो उसको कन्या के साथ में एक तरह से दान दे दिया जाता था और उसके साथ में विवाह कर दिया जाता था। देव विवाह में देवता है समझो, ठीक है। चलो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो उस वाले वीडियो को देख लेना है। सारनाथ is related to which among the following events in the life of बुद्धा। चलो आ गया आखिर में वही क्वेश्चन है ये जो हम लोगों ने शुरू में बात कर रहे थे। चार ऑप्शन है यहाँ पे, बोधिसत्व, लास्ट सरमन, महापरिनिर्वाण और धम्म चक्र परिवर्तन या प्रावर्तन जिसको बोलते हैं। तो देखो बेसिकली जो है आंसर है इसका धम्म चक्र प्रवर्तन। जिस टाइम में जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ, वो जगह है जहां पर अपना पहला जो है सरमन या पहला उपदेश जो है, फर्स्ट सरमन बोल सकते हो यहाँ पे, सरमन, प्रथम उपदेश, ठीक है। तो देखो गौतम बुद्ध ने जो जो काम किए थे या जो जो उनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ था उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें धम्म चक्र प्रावर्तन का मतलब है जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था उस चीज को, उस इंसिडेंट को ये बोला जाता है। बोधिसत्व तो उस इंसिडेंट को बोला जाता है जब उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था, तो इस तरह से इसको आप डेथ भी बोल सकते हो। और एक और था जहां महानिम्भिष्क्रमण बोला जाता है, तो महानिम्भिष्क्रमण का मतलब है जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। तो देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को ये इतना मजेदार ना लगे, लेकिन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो उस इंसिडेंट को महानिम्भिष्क्रमण कहा गया, और दूसरा उनका इंसिडेंट था बोधिसत्व, जो कि सेकेंड इंसिडेंट माना जाता है समझो एक तरह से, जब उन्होंने इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था। जो तीसरा इंसिडेंट होने वाला था ये महापरिनिर्वाण था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उनको इनलाइटनमेंट मिला, वो मरने वाले थे, अपनी जान देने वाले थे या अपना देह त्याग करने वाले थे, ये उनका डिसीजन था गौतम बुद्ध का। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका रीजन ये था कि जब उन्होंने इनलाइटनमेंट पाया तो उनको एक चीज पता चला कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको खुशी दे सके, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जब सब कुछ पता चल गया है, दुनिया की सच्चाई पता चली गई है, तो अब मर जाना बेहतर है। अब उसके बाद में तो कुछ करने को रहा नहीं, तो उन्होंने महापरिनिर्वाण वाला जो इंसिडेंट था वो सोचा था। लेकिन ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है, बोला जाता है कि गौतम बुद्ध जब इसके, क्योंकि देखो यार इसके बाद क्लास खत्म हो गई है ना, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, तो मैं ऐसे बकवास कर रहा हूँ। तो महापरिनिर्वाण होने के टाइम में बोला जाता है कि जितने देवता थे उस टाइम में वो सब हिल गए, क्योंकि गौतम बुद्ध का जब इनलाइटनमेंट हुआ तो देवताओं को ये लगा कि अब ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि वो अब महापरिनिर्वाण लेंगे। तो ब्रह्मा जी आते हैं गौतम बुद्ध के पास में और वो रिक्वेस्ट करते हैं गौतम बुद्ध से कि आप महापरिनिर्वाण नहीं कर सकते, आपको दुनिया को आपकी जरूरत है करके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने महापरिनिर्वाण वाला जो इंसिडेंट है उसको टाला, और पहला जो जो थर्ड इंसिडेंट बना वो था ये धम्म चक्र प्रावर्तन। तब उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, लोगों को बताया कि दुनिया में कितना दुख है। उनका जो चार जो आर्य सत्य है, जिसमें से एक है कि दुनिया में दुख है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है और उसका निवारण संभव है, और निवारण के लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए उसको बताया है। तो वो चार आर्य सत्य जिसके बारे में, या नोबल ट्रुथ कहते हैं, वो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरे सोसाइटी के लिए। आप ये कह सकते हो कि वो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने पहली बार कहा कि दुनिया में दुख है और कुछ भी नहीं है। उसके पहले जितने भी वेद पुराण वगैरह सब में जो पुरोहित लोग थे उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर आपको दुख से निपटारा चाहिए तो आप
दान करो, आप हवन करो, यज्ञ करो, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने कहा कि दुख है और उसके लिए आपको पुरोहित के चक्करों में नहीं पड़ना है, और यज्ञ वगैरह से आप दुख से आजादी नहीं पा सकते। आपको अगर दुख से आजादी पाना है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, दैट इज द मेडिटेशन। तो उन्होंने ध्यान का मार्ग लोगों को दिया, जो कि पहली बार था, जो कि नया था। तो आप सोच के देखो कि अगर उस टाइम में उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया होता तो क्या होता। सिंपल सी बात है कि अशोक नाम का जो राजा था, अशोक द ग्रेट जिसको हम बोलते हैं, वो राजा होता। कभी ना कभी तो वो आता ना मौर्य डायनेस्टी में, और जब वो आता तो इतना खूंखार था, इतना क्रूल था वो राजा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाती उस टाइम में। लेकिन पहली बार गौतम बुद्ध की जो बौद्ध डायनेस्टी के, सॉरी, बौद्ध जो वो थे, बोलना चाहिए सोच थी या उपदेश था, वो अशोका तक पहुंचा, और अशोक जो है धम्म में परिवर्तित हो गए, और उनका पूरा जो एक तरह से वो था कि बोलना चाहिए कि उनका जो व्यू था वो शिफ्ट हो गया अपने क्रूरता से पूरी तरह से धम्म में। तो बच गई पूरी दुनिया, अदरवाइज तो अशोक इतना बड़ा राजा होता और इतना वो था कि पूरी दुनिया को खत्म कर डालता, क्योंकि वो बहुत क्रूर था ना उस टाइम में। तो दो साइड है अशोका के, एक साइड तो बिल्कुल क्रूरता है, और दूसरे साइड में एक तरह का बोलना चाहिए गौतम बुद्ध को दूसरा एक तरह से उनका साया बोल सकते हो, उनका शेड बोल सकते हो आप इसको। बहरहाल, चलो, जो भी है गौतम बुद्ध क्या थे क्या नहीं थे, वो हम इस क्लास में कितना भी वो करें, वो अलग मैटर है। क्या बोल रहे हो यार? चलो, काफी कमेंट्स आया है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद देखो यार, आगे जितने दिन भी एग्जाम बचा है तो कोशिश करेंगे कि बीच बीच में ये क्लासेस होता रहे, और डेली हो ये जरूरी नहीं है, नॉन टेक का क्लास डेली तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो सकता है क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस होता रहे इसमें। और जितना भी अलग अलग सेक्शन है, एमपी के करंट अफेयर्स का भी, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का भी, उसके जीके का भी, इंडियन करंट अफेयर्स का भी मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। तो उसको हम वन बाय वन जो है अलग अलग क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज के, ठीक है। तो और कुछ, चलो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल होगा क्लास, तो कल भी जो है हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ यार, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस का, तो आप लोग वहां से आप लोग इसको देख सकते हो।